नमस्कार, कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। बताओ, उसमें हम अर्ध आयु काल तक आ गए थे, जिसमें अर्ध आयु काल का निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ था कि अर्ध आयु काल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में ही आगे बढ़ाते हुए हम जो छोटा सा टॉपिक उसके अंदर आता है ग्राफीय निरूपण, जो कि हमने शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में भी किया था, वैसा सेम यहाँ पर करेंगे। भिन्न भिन्न अक्षों के सापेक्ष भिन्न भिन्न चरों के मानों पर उनका ग्राफ बनाएंगे। तो पहला है log a अपॉन a माइनस एक्स और d के मध्य। सर कैसे? हमारे पास एक एक इक्वेशन है, देखो ध्यान से। जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 आई थी ना, वो हमारे पास है। बताओ वह समीकरण क्या थी? k1 बराबर 2.303, अभी लिखना नहीं है आपको। और log में बताइए मुझे a अपॉन a माइनस एक्स है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये चीजें कि मैं इस पूरी और इस t के मध्य ग्राफ निकाल लूं, एक में a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ निकाल लूं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे log a माइनस एक्स और इस t के मध्य ग्राफ खींचना है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से y बराबर mx प्लस c या y बराबर mx या y बराबर माइनस mx प्लस c, इन तीनों में से किसी एक के प्रारूप में जमाना चाहता हूँ। यानी कि एक चर को एक तरफ बराबर के और एक चर को बराबर के दूसरी तरफ लाना चाहता हूँ। यहाँ दोनों चर ही हमारे बराबर के एक तरफ है, इसलिए इनको अलग करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। अगर मैं इसको t को इधर भेज दूं पूरा इस पूरे को, तो बताओ ये बन जाएगा log और उधर हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स और बराबर में यह चीज हो जाएगी। बताओ कितनी हो जाएगी? k अपॉन 2.303 इंटू t, यही होगा। तो बताओ ये आपको किस प्रकार का नजर आया? बताओ, एक तो आपको इसके सापेक्ष निकालना है और इसके सापेक्ष। तो मैं इसको मान लूं y, ये बराबर का चिन्ह, इस t को मैं मान लूं x। तो बताओ ये अपना किसका काम करने लग जाएगा? m का, यानी कि प्रवणता का काम करने लग जाएगा। तो बताओ ये किस प्रकार का नजर आया? y बराबर mx का नजर आया। और आपको बताया y बराबर mx का जो ग्राफ होता है वह कुछ इस प्रकार का नजर आता है, क्योंकि वहां पर c का मान 0 होता है, यानी वो मूल बिंदु से गुजरता है। इस सरल रेखा का समीकरण या इस सरल रेखा का ग्राफ। तो मुझे बताइए x का काम कौन कर रहा है? t, तो मैं इधर कर लूंगा t। y का काम कौन कर रहा है? बताओ ये पूरा, यानी कि log a अपॉन a माइनस एक्स। यानी कि हम किन किन के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं? log a अपॉन a माइनस एक्स और t के मध्य। तो उसमें हमें प्राप्त हुआ y बराबर mx, जहां पर m का मान कितना प्राप्त हुआ? बताओ k अपॉन 2.303। इस प्रकार से आप ग्राफ प्राप्त कर सकते हो। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने आपको समझाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? समीकरण 3 की सहायता लेंगे और समीकरण 3 की सहायता से इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो गौर करिएगा। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए log a अपॉन a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, हम लिखेंगे समीकरण 3 से। बताओ समीकरण 3 का मान क्या था? k 1 इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मैं इनको अलग अलग करूंगा तो log को तो मैं उधर ही लेने दूंगा, तो ये log अकेला बच जाएगा, क्योंकि मुझे इस पूरे का ग्राफ बनाना है। बस, कोई टेंशन है नहीं इसको समझने में। अब बताओ, इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो t नीचे था तो t चला जाएगा ऊपर, k पहले से ही ऊपर है, तो ये कहाँ जाएगा? 2.303 इसके नीचे आ जाएगा। तो बताओ यह चीज मुझे y बराबर mx की तरह नजर आने लग गई, जहां पर y का काम कौन कर रहा है? ये वाली चीज, और x का काम कौन कर रहा है? t। और बताओ m का काम कौन कर रहा है? बताओ k1 अपॉन 2.303 कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर तुलना करूंगा तो इसका ग्राफ किस प्रकार का नजर आएगा? बताओ इस प्रकार का। बताओ y एक्स पर तो मैं ले लूंगा log a अपॉन a माइनस एक्स, जबकि x एक्स पर ले लूंगा मैं t को। अब बताओ m का मान
सॉरी y बराबर mx का ग्राफ कैसे आता है बताओ, इस प्रकार का नजर आता है। और यहाँ पर प्रवणता का मान हम लिख देंगे k/2.303। तो बहुत आसान है ग्राफ बनाना, बस आपको ये पता चल जाए कि इन समीकरणों का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का नजर आता है। अच्छा, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं चाहता हूँ मैं इस पूरे के सापेक्ष नहीं निकाल करके बताओ a माइनस एक्स के सापेक्ष निकालना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि a तो कांस्टेंट राशि है, उसको मैं इसको अलग कर सकता हूँ log m अपॉन n की सहायता से। तो मैं अगर इस log m अपॉन n की सहायता से इसको अलग करूँ और केवल log a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचना चाहूँ तो उसका जो जिस संरेखा के समान समीकरण आएगा उसी का ही ग्राफ हम बना देंगे। तो आओ देखिए करते हैं। तो बताओ मैं यहाँ पर घटाऊंगा log a माइनस एक्स केवल। तो बताओ एक तो log a माइनस एक्स के सापेक्ष और t के सापेक्ष, ये तो सेम रहेगा। तो वापस से बताओ समीकरण 3 जैसी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, गौर करना। बताओ समीकरण 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे बताइएगा मुझे। वापस से वो वाली समीकरण तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी जो अभी अभी अपने यहाँ पर लिख ली। बताओ क्या लिखेंगे, log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर में k1 अपॉन 2.303 इंटू टी। अब आप मुझे बताइए, मुझे इन दोनों को अलग करना है। तो log m अपॉन n आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। बताओ log m अपॉन n किस प्रकार से खुलेगा, बताओ माइनस के रूप में खुलेगा। यानी कि मैं इस चीज को लिख सकता हूँ log a माइनस log a माइनस x, और इसको मैं लिख भी रहा हूँ k1 बराबर 2.303 इंटू में t। अब आप मुझे बताइए, मैं इस माइनस को प्लस बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको बराबर के उधर भेज दूं और इस t वाले को इधर ले आऊं ताकि दोनों एक तरफ ही रहे। अब आप बताओ, ताकि मैं इसकी तुलना y एक्स से कर सकूं इसलिए, ठीक है, और इसकी तुलना x एक्स से कर सकूं। तो इस टर्म को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा तो ये उधर अकेला बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 10 a माइनस एक्स बराबर, बताओ जब ये चीज बराबर के इधर आएगी, क्योंकि बताओ जब ये चीज बराबर के उधर गई थी यानी कि इधर गई थी तो माइनस से प्लस हो गई थी। अभी बराबर की चीज उधर से इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी। और बताओ 2.303 इंटू टी। अच्छा, ये तो किधर भी नहीं गया तो इधर का जैसे रहेगा। तो बताओ किसमें आंसर आ जाएगा, प्लस log a में। तो आप बताओ यह चीज आपको किस प्रकार की नजर आ रही है। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट राशि आ रही है, यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट राशि आ रही है, यानी कि ये जरूर y बराबर mx प्लस c की तरह काम कर रहा होगा, जहां पर y x का काम log a माइनस एक्स करेगा, x का काम t करेगा और c का काम log a करेगा। तो जरूर बताओ इसका ग्राफ किस प्रकार का नजर आने वाला है आपको। मैं इधर साइड में बना देता हूँ, आप इसके नीचे बना लीजिएगा। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ तो है log a माइनस एक्स और एक तरफ है x अक्ष पर t। अब आप मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसे आएगा। बताओ माइनस चिन्ह आपको जैसे ही नजर आया तो बताओ ऋणात्मक ढाल वाली रेखा का समीकरण आएगा। और ऋणात्मक ढाल वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो अंतःखंड होता है वो उसी का काम करता है, जो कि यहाँ पर कौन है बताओ, log a है। और यही आपका ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ढाल का मान लिखना चाहते हो तो वो भी लिख देना, बाकी यही आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक आप जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और बातें करेंगे। यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, चलो लिख लो जल्दी से। वहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आपके सामने जैसा हमने शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में लिखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, वैसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में भी कुछ उदाहरण हमें प्रयोग से प्राप्त हुए। और जो उदाहरण हमें प्रयोग से प्राप्त हुए वे आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप लिख लेना, क्योंकि ये प्रयोग से प्राप्त हुए हैं, इनकी डायरेक्ट है, इनको समझने के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप प्रयोग करते हैं तब ये प्राप्त होता है कि इस अभिक्रिया का मतलब ये अभिक्रिया
प्रथम कोटि की हैं, तो उसमें क्या समझने की बात, तो ये जो अभिक्रियाएं आपके सामने हैं वे आपकी किताब में भी दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जो कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं आपकी किताब में वह इस प्रकार से हैं। अमोनियम नाइट्रेट है, जिसको जब आप गर्म करते हैं तो जल व N2 बन रहा है। ऐसे एजो आइसोप्रोपेन है, टेंशन मत करो, जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एजो समूह क्या होता है, आइसोप्रोपेन क्या होता है, वापस से वजह से अपन 11th क्लास की केमिस्ट्री को भी दोबारा पढ़ लेंगे। बस आपको केवल समझने का, आपके अंदर समझने का जुनून होना चाहिए। तो एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है, ये जो एजो समूह होता है ना, ये वाला समूह होता है, यानी नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एजो समूह कहते हैं। अब इस एजो समूह में क्या है बताओ, आइसोप्रोपेन चिपका हुआ है। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, देखो 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये संरचना इस प्रकार से है, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये इधर वाला, इसके बाद ये, और यहाँ पर है ना इस CH पर 2 CH3 क्या जो है चिपके हुए हैं। तो इसी समूह को तो आप क्या कहते थे बताओ, आइसो समूह कहते थे। यानी कि इस समूह को हम क्या कहेंगे, आइसो, और 3 है तो आइसोप्रोपेन, और आइसोप्रोपेन किससे जुड़ा हुआ है, एजो समूह से, तो इसका नाम हो जाएगा एजो आइसोप्रोपेन। इसका उष्मीय अपघटन यानी कि इसको उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये N2+ C6H14 में टूट रहा है। और जो भी रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रियाएं होती है ना, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, वो भी इसी के अंदर आती है। आपको पता है रेडियम का, ये सब जब अपना चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। वैसे इन चीजों के बारे में जानकारी आप फिजिक्स में ज्यादा करोगे, वहां पर मॉडर्न फिजिक्स में ये सब चीजें आएंगी आपके रेडियो एक्टिव विघटन, वहां पर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पर केवल अपन को ये समझना था कि कौन कौन से उदाहरण हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के अंदर आते हैं। यानी कि जब प्रयोग किया गया तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्राप्त हुई, यह भी अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्राप्त हुई, जबकि जो हमने पहले लिखे थे वह शून्य कोटि की अभिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। यहाँ तक इतना ही काफी है। ये आपके प्रथम कोटि वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का लगभग 80% कोर्स आपके खत्म हो गया है, 20% है जिसमें 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, संघट्ट वाले, प्रभाव टक्करों वाले और उत्प्रेरक का प्रभाव, उसको भी हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।